नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है जब मेरे दोस्त या मेहमान घर पर आए हुए हों तो यूं खांसते हुए आंगन में मत घूमा करो। अच्छा लगता है क्या तुम हर समय खांसती रहो और तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर हमारे मेहमान, मेरे दोस्त और मंजू की सहेलियां हमारे घर से नाराज़ होकर चले जाएं। मंजू की सहेलियां तो यह तक कहती हैं कि तुम्हारी सासू माँ की खांसी कभी ठीक नहीं होती क्या। पिछली बार जब हम आए थे तब भी खांस रही थी। ऐसा ना हो कि उन्हें कोई गंभीर रोग हो। लगता है हमें तुम्हारे घर पर आना बंद कर देना चाहिए। हम कहीं बाहर मिल लिया करेंगे। अपने बच्चों का ख्याल रखना, कहीं इनकी वजह से छोटे बच्चों में इन्फेक्शन हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राहुल की यह बातें सुनकर पीछे से मंजू भी बोली, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई मगर इन पर कोई असर ही नहीं होता। पूरे घर में खांसती हुई घूमती रहती। कितनी बार कहा है मुंह पर हाथ रख कर खांसना चाहिए। घर में 2 छोटे बच्चे, कम से कम इनके बारे में तो सोचो। लेकिन इनसे अपने कमरे में एक जगह पर बैठा नहीं जाता। कलावती की आंखें नम हो गई और बोली, बहू आज तुम्हें मेरी खांसी से परहेज है क्योंकि मैं बूढ़ी लाचार हो गई हूँ। भूल गई हो तुम, मैं घर का सारा काम करती थी और खांसती रहती थी। तब तो तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। जब मैं खांसते हुए पूरे घर में झाड़ू पोंछा करती थी, तुम्हारे कपड़े धोती थी, तुम्हारे दोनों बच्चों के गंदे कपड़े भी मैं साफ़ करती थी। भूल गई? तुम रात को बर्तनों का भरा सिंक छोड़कर तुम सो जाती थी। मैं ही साफ करती थी सारे बर्तन। तब तो मेरी खांसी तुम्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं लगी। अब जब मैं बूढ़ी लाचार हो गई हूँ, तुम्हारे किसी काम की नहीं रही तो तुम्हें मुझ में अनेक बीमारियाँ दिखाई दे रही। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, मैंने 8-10 रुपये जोड़ रखे हैं, मेरा किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा दो, परंतु मेरे लाडले बेटे के पास मेरे लिए समय ही नहीं। मैं बूढ़ी औरत अकेली कहाँ जाऊँ। राहुल बोला, हाथ जोड़ता हूँ माँ, क्या मायने रखते हैं आज के समय में इतने से पैसे। अरे ये तो टेस्ट कराने में लग जाएंगे, लंबा इलाज चलेगा, मोटा खर्चा होगा। मुझे अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। फिर आपकी ज़िंदगी तो पूरी हो चुकी, कुछ दिनों की मेहमान हैं आप, क्यों मेरा मोटा खर्चा करवाना चाहती हूँ। पड़ी क्यों नहीं रहती अपने कमरे में। मंजू बोली, आप अपने ऑफिस जाइए, इन्हें तो बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। पत्नी ने इतनी बड़ी बात कह दी और बेटे के मुंह से माँ के लिए 2 शब्द भी नहीं निकले। आज माँ की दवाइयों पर किया जाने वाला खर्च फिजूल खर्ची नजर आ रहा है। कलावती जी की आंखें नम हो गई। वह अपने कमरे में आकर फपक कर रो पड़ी। पति की फोटो के सामने आंसू बहाते हुए बोली, अच्छा हुआ आप दुनिया से पहले ही चले गए, वरना आज यह सुनते तो जीते जी मर जाते। परंतु मेरे साथ आपने अन्याय किया, अकेले ही चले गए, मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए। देखा आपने जिस बेटे के लिए मैंने दर दर की ठोकरें खाई, कहने से पहले जिसकी हर इच्छा पूरी की, पढ़ाया लिखाया, जिम्मेदार इंसान बनाया, आज अपनी माँ की जिम्मेदारी लेने से कतरा रहा है। मैं मानती हूँ कि बुढ़ापे में मैं किसी काम की नहीं रही, बोझ बन गई हूँ अपने बेटे पर, लेकिन इसका अर्थ कदापि यह तो नहीं कि बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ दें। आज बेटे बहू को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। एक बेटा अपनी माँ के लिए ऐसी कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है। इसके बाद कलावती जी अधिकतर समय अपने कमरे में ही बिताने लगी। खांसी आती तो कपड़ा मुंह में ठूस लेती ताकि कमरे से बाहर आवाज़ ना जाए। एक रात कलावती जी को तेज बुखार था, सुबह उठा नहीं गया। बेटे को कभी उनकी फिक्र नहीं थी। वह तैयार होकर ऑफिस चला गया। बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई, बहू से बुखार की गोली लेने कलावती जी उसके कमरे में गई। उन्होंने देखा कि बहू के हाथ में एक गिफ्ट पैक जो कलावती जी को देखकर नीचे गिर गया। उसमें से एक मोटी चैन उछलकर बाहर गिरी। गिफ्ट पैक पर लिखा था, माय डियर मंजू, इट्स योर बर्थडे गिफ्ट। कलावती जी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने एक निगाह में ही पढ़ लिया। बहू सकपका गई और तुरंत ही साड़ी के पल्लू में गिफ्ट उठाकर छिपाते हुए बोली, माँ जी क्या चाहिए आपको, मुझे बाहर ही बुला लेती, कमरे में आने का कष्ट क्यों किया। कलावती जी चुपचाप कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। बेटे के पास बहू पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन बुजुर्ग माँ पर नहीं। 2 रोटी ही तो खाती हूँ, समय पर दवाई भी नहीं दिलवा सकती। मैं क्या इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ इन पर। यह कहकर वे फपक कर रो पड़ी। अब उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। बुढ़ापा कटना मुश्किल हो रहा था।
राहुल के पिताजी की याद आती तो आंखें छलछला जाती। सच कहते हैं लोग, जीवन के इस पड़ाव पर जीवन साथी की ज़रूरत सबसे अधिक होती। आज राहुल के पिताजी होते तो क्या मेरी यह दुर्दशा होने देते? क्या बहू की सास के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती? वह तो जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर बेटे के कान भर देती और बेटा मुंह बना लेता है। महीनों माँ से बात नहीं करता और बोलता है तो ऐसे कड़वे शब्द जो सुने भी न जाए। ऐसा क्या अपराध कर दिया हमने बेटे को दुनिया में लाकर, उसे पढ़ा लिखा कर। अगले दिन कमला कलावती जी की पड़ोसन उनके घर आकर बोली, कलावती, विदेश से बहुत अच्छे डॉक्टर आए, हम बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में करेंगे। हम दोनों कल सुबह ही उनके क्लिनिक चलते हैं। तुम्हें भी बहुत समय से खांसी, तू भी मेरे साथ चलना। अगले दिन कलावती इलाज कराने विदेशी डॉक्टर दंपति के पास गई तो लेडी डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और फिर कलावती जी से कहने लगी, माँ जी, आपको एलर्जी वाली खांसी, आपको धूल मिट्टी से दूर रहना होगा। इसीलिए जब घर में साफ़ सफाई का काम चल रहा हो तो आप बाहर टहलने चली जाना और अगर बाहर जाना संभव ना हो तो मुंह पर कपड़ा लपेट लेना। कलावती जी बोली, मैडम, मैं धूल मिट्टी से दूर कैसे रह सकती हूँ? खांसी की वजह से मेरी बहू आजकल मुझसे रसोई के काम तो नहीं कराती, परंतु झाड़ू पोछा तो मुझे ही करना पड़ता है और मुंह पर रुमाल लपेटने से तो मेरा दम घुट जाएगा। लेडी डॉक्टर बोली, माँ जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए भी यह काम करने पड़ते हैं। ऐसे तो आपकी खांसी कभी ठीक नहीं होगी, बल्कि और अधिक बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, परंतु परहेज तो आपको ही करना पड़ेगा। कलावती जी की आंखें नम हो गई। रुंधे गले से बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे जान चली भी जाए तो फ़र्क किसे पड़ता है? मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन? अपने आप से लगाव तो कब का ख़त्म हो चुका है। सांसें हैं कि साथ ही नहीं छोड़ती। खास कर बुरा हाल हो जाता है, बेटे बहू को परेशानी होती, इसीलिए इलाज करवाने आना पड़ा। कलावती जी की बातें सुनकर लेडी डॉक्टर रीमा को इस बात का एहसास हो चुका था कि वह बहुत दुखी। लेडी डॉक्टर के समझाने पर कलावती ने स्वयं पर ध्यान देना शुरू किया। खांसी ठीक होने लगी तो शरीर में भी थोड़ी जान आ गई थी। एक दिन डॉक्टर रीमा बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। बहू बेटों को यह दिखा देना चाहिए कि माँ बाप कभी कमज़ोर नहीं होते। हम तो इस कैंप के बाद विदेश चले जाएंगे। काश मैं आपकी कुछ मदद कर पाती। वैसे भी माँ जी, आपकी उम्र सिर्फ 50 साल ही है। इस उम्र में तो अमेरिका में औरतें सारे काम करती, वहाँ पर अच्छी इनकम भी हो जाती। मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ, आपका पासपोर्ट बनवा देती हूँ, फिर आप अमेरिका में अपने लिए खुद इनकम गेन कर सकती। भारतीय महिलाओं में गजब का आत्मविश्वास और ताकत होती। आप तो अपने बुढ़ापे तक बहुत सारा धन जुटा लेंगी। ऐसे घुट घुट कर जीने की आवश्यकता नहीं। अमेरिका में आप जैसे बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम है, जहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं हैं। भूल जाइए ऐसे बहू बेटों को जो कभी आपके नहीं हुए। आत्मसम्मान की रोटी आपको स्वयं ही कमानी होगी। कलावती जी कुछ समय के लिए सोच में डूब गई। पर्स से पति का फोटो निकाल कर देखने लगी तो मानो राहुल के पिताजी ने कहीं से आवाज़ दी, क्या सोच रही हो कलावती? दौड़ जाओ जीवन पथ पर। भगवान ने तुम्हारा साथ देने के लिए डॉक्टर रीमा को भेजा है। लिख दो नया इतिहास, मैं हमेशा रहूँगा तुम्हारे पास। नम आंखों से कलावती जी ने डॉक्टर रीमा को पासपोर्ट बनवाने की मंजूरी दे दी। सभी कागजात ला कर दे दिए। लेडी डॉक्टर रीमा के पति वापस अमेरिका जा चुके थे, लेकिन रीमा कलावती जी को साथ लेकर विदेश जाना चाहती थी। उन्होंने सारी प्रक्रिया ख़त्म की और हमेशा के लिए कलावती माँ को अमेरिका ले चली गई। वहाँ पर उन्होंने अपने घर में ही कलावती जी को अपनी बेटे की देखभाल करने और रसोई संभालने का काम सौंप दिया। और यह काम सिर्फ 2 वक्त की रोटी के बदले नहीं था। इससे कलावती जी को अच्छी इनकम भी होने लगी। कलावती जी अमेरिका में रच बस गई। अपने पोते पोती से दूर होने का दुख तो था, लेकिन स्वयं पर गर्व भी था। स्वदेश में बेटा बहू की सेवा के लिए दिन रात एक किया, परंतु किसी ने कीमत नहीं समझी। वहीं विदेश में किसी के बच्चे की देखभाल करने से ही अच्छी इनकम हो रही थी और आत्मसम्मान की रोटी भी मिल रही थी। 15 वर्ष बीत गए कलावती जी को अमेरिका गए हुए, परंतु बुढ़ापा आसपास नहीं था। एक दिन उनके बेटे राहुल का फ़ोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू को ब्लड कैंसर हो गया है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हमने हर पल तुम्हारा तिरस्कार किया। भगवान हमें इसी की सज़ा दे रहा है। मुझे माफ़ कर दो माँ, वापस लौट आओ। कलावती जी की आंखें नम हो गई। बेटे की आवाज़ सुनकर एक पल को दिल में स्वदेश लौट
ना चाह रहा था। फिर उन्होंने अपने पर्स से पति की फ़ोटो निकाली, मानो राहुल के पिताजी कह रहे थे, यह भूल कभी मत करना कलावती, बेटे का तुम्हारे प्रति यह झूठा दिखावा है। वास्तव में वह तुम्हारी जमा पूंजी लूटना चाहता है। वापस गई तो तुम फिर से बूढ़ी, बेकार और बहू बेटे पर बोझ कहलाओगे। माँ की ममता थी, रीमा से कहकर कलावती जी ने अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए बेटे को भिजवा दी, जो उन्होंने जमा किए थे। कलावती जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उन्हें फिर से यह सुनहरा मौका दे। वह तो हिम्मत हार गई थी, सोच रही थी कि सारी जिंदगी बहू बेटे के ताने सुनने पड़ेंगे, परंतु अब जिंदगी आत्मसम्मान के साथ गुजर रही थी। दोस्तों, जिंदगी हर किसी को सुनहरा मौका नहीं देती, लेकिन यह भी सच है कि इंसान को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। आत्मसम्मान की रोटी कमाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। घर में बेकार पड़े रहने से बेहतर है अपने लिए बेहतर से बेहतरीन करें, और हुनर की कोई उम्र नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका सबसे अच्छी रही, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।